तो राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो साइकोलॉजी का लेक्चर 7 है। 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। 7वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। तो मैंने जो है आज के वीडियो में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो संवेगात्मक विकास जो है, इसमें एक शब्द आता है संवेग। संवेग का मतलब होता है उत्तेजित अवस्था। संवेग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित अवस्था होता है। संवेग शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित अवस्था। मतलब मनुष्य को जब गुस्सा आता है तो उस समय मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और मनुष्य उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और यहाँ पर जो है एक अवस्था आती है रागात्मक अवस्था। राग शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव हो जाना। राग का मतलब लगाव या प्रेम हो जाना किसी चीज़ से। तो संवेग का मतलब उत्तेजित अवस्था और रागात्मक अवस्था का मतलब राग का मतलब लगाव। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ संवेगात्मक विकास। तो कुछ परिभाषाएं दी गई संवेग के बारे में कि संवेग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने क्या कहा कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही क्या है? संवेग है। तो वुडवर्थ कहता है कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या होती है? संवेग होती है। मतलब व्यक्ति जब उत्तेजित अवस्था में होता है उस अवस्था को हम संवेग कहते हैं। ये बात वुडवर्थ के द्वारा बताई गई। दूसरी हम बात करते हैं रॉस के अनुसार। रॉस कहता है कि संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है, अर्थात लगाव उस अवस्था में बढ़ जाता है। रागात्मक तीव्रता, अब देखिए इसमें क्या है? तीव्रता शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब राग की तीव्रता हो जाएगी। राग का मतलब होता है लगाव, तो मतलब इस अवस्था में लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो संवेग क्या होती है? चेतना की व्यवस्था। मतलब जब मनुष्य चेतना में होता है तो उस अवस्था में व्यक्ति का जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात रागात्मक तीव्रता व्यक्ति में आ जाती है। तो रॉस ने क्या बताया? रॉस का मतलब रागात्मक तीव्रता। रॉस से ध्यान रखना है आपको। रागात्मक तीव्रता मतलब व्यक्ति में जब रागात्मक तीव्रता बढ़ जाती है तो संवेग की तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग चेतना की व्यवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। उस अवस्था को रॉस ने क्या बताया? संवेग बताया। वैलेंटाइन क्या कहता है? वैलेंटाइन के अनुसार हम बात करें, संवेग किसी के प्रति लगाव का एक विशेष भाव होता है। मतलब जब किसी चीज़ के प्रति विशेष रूप से व्यक्ति का लगाव हो जाता है तो वैलेंटाइन ने क्या बताया कि लगाव जो है किसी संवेग जो है किसी के प्रति लगाव का एक विशेष भाव होता है। तो वैलेंटाइन डे पर क्या होता है? व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं संवेग के बारे में। तो वैलेंटाइन ने क्या बताया? वैलेंटाइन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था। उसने कहा कि संवेग जो है किसी के प्रति लगाव का क्या होता है? विशेष भाव होता है। तो ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। ये परिभाषा पूछी जाती है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी। वुडवर्थ ने बताया कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग होती है। रॉस ने बताया कि व्यक्ति की रागात्मक तीव्रता जिस अवस्था में पाई जाती है उसे हम संवेग कहते हैं। वैलेंटाइन ने बताया कि संवेग किसी के प्रति लगाव का एक विशेष भाव होता है। उसके बाद मैं ब्रिजेज की बात करूं, जिसे हम ब्रिजेश के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसको कई जगह पर ब्रिजेज ना लिख करके आपको ब्रिजेश भी लिखा मिल सकता है इस प्रकार से। तो ब्रिजेश की बात करूं तो जन्म के समय बालक में पहला संवेग ही क्या होता है? उत्तेजना होता है। तो ब्रिजेश कहता है, ब्रिजेश के अनुसार बालक में जो पहली अवस्था आती है वो जो है संवेग ही होती है, अर्थात संवेग एक उत्तेजना वाली अवस्था मानी जाती है। तो ब्रिजेश ने बताया कि जन्म के समय बालक में पहला संवेग क्या आता है? उत्तेजना आता है। जन्म के समय से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। ये बात भी ब्रिजेश के द्वारा बताई गई। मतलब जन्म के समय बालक में पहला संवेग उत्तेजना होता है और जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था तक बालक में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। मतलब सभी प्रकार के संवेग, दुख, सुख, क्रोध और यहाँ पर जो है भय, दया, भाव, ये सभी जो है सभी 14 संवेग होते हैं। 14 प्रकार के संवेग बच्चे में 2 साल की अवस्था तक हो जाते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? ब्रिजेश ने बताई थी कि जन्म के समय बालक में पहला संवेग उत्तेजना होता है और जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर विशेष बात क्या है कि शैशव अवस्था में संवेगों की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तो उस समय संवेगों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 2.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की अवस्था में बालक में भयरूपी संवेग पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। मतलब 2.5 से 3 साल का जब बालक होता है तो उस समय भय नाम का मतलब एक डर, भय शब्द का मतलब होता है डर। तो भय या डर रूपी जो संवेग है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मतलब बच्चा इस अवस्था में डरने लग जाता है, डर को समझने लग जाता है कि डर क्या होता है।
तो 2.5 साल की अवस्था में बालक जो है समझने लग जाता है कि भय क्या होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो ब्रजेश ने बताया कि बालक में पहला संवेग उत्तेजना होता है, 2 साल तक के बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं और शैशवावस्था में संवेगों की तीव्रता अधिकतम होती है। लगभग 2.5 से 3 साल की अवस्था में जो है बालक में बहुरूपी संवेग विकसित हो जाता है। जॉन्स नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया कि 2 वर्ष का बालक सांप को भी पकड़ सकता है। मतलब 2 वर्ष के बालक जो है वो भय को नहीं जानता, भय क्या होता है। इस वजह से 2 वर्ष का बालक सांप को पकड़ लेता है, लेकिन जब 2.5 से 3 साल का बालक हो जाता है तो उस समय वो भय को जान जाता है कि भय क्या है। ठीक है, तो जॉन्स ने क्या बताया, ये बात पूछी जा सकती है। जॉन्स के अनुसार 2 वर्ष का बालक सांप को भी पकड़ सकता है। बालक में संवेग एक प्रकार से क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। मतलब बालक जो होता है, छोटा बालक, उसमें कुछ समय के लिए गुस्सा आता है या कुछ समय के लिए खुशी होती है, मतलब क्षणिक होते हैं। उसमें क्षण भर के लिए उसमें संवेग पैदा होते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर संवेग आते हैं। मतलब बालक में क्षण भर के लिए क्या आते हैं, क्षणिक संवेग होते हैं। किशोर अवस्था में संवेग जो है स्थिर होने लग जाते हैं। जब बच्चा जो है किशोर अवस्था में टीनेज स्टेज में पहुंच जाता है तो उसके पश्चात क्रोध, प्रेम, सहयोग, ये भाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बच्चे में। क्रोध का, प्रेम का, क्रोध करने लग जाता है और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लग जाता है, प्यार प्रेम को समझने लग जाता है। सहयोग करने की भावना भी किशोर अवस्था में बच्चों में ज़्यादा होती है। तो किशोर बच्चे जो होते हैं आपस में सहयोग करते हैं, तो सहयोग की भावना भी बच्चे में विकसित हो जाती है। तो किशोर अवस्था में संवेग कैसे हो जाते हैं, स्टेबल या स्थिर होने लग जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि बाल्य अवस्था में क्षणिक संवेग होते हैं, किशोर अवस्था में स्थिर संवेग आने लग जाते हैं। अब देखिए, संवेग 2 प्रकार के बताए गए हैं सामान्यतया। एक तो सुखद संवेग और एक होते हैं दुखद संवेग। सुखद संवेग जो होते हैं वो प्रेम से, दया करने से और सहयोग करने आदि ऐसे संवेग होते हैं जो कि सुख प्रदान करते हैं। तो वो संवेग जो मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं उन्हें हम सुखद संवेग कहते हैं, जिनसे बालक के मानसिक और सामाजिक विकास में सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी आती है। मतलब प्रेम करने से, दया, किसी प्राणी पर दया करने से, किसी का सहयोग करने से लोग मतलब जो बच्चा होता है वो ज़्यादा खुश होता है, तो उसका ये संवेग बहुत ज़्यादा उसको सुख प्रदान करता है। तो प्रेम, दया और जो है यहाँ पर सहयोग की भावना है, ये बच्चे में जो है सुखद संवेग पैदा करते हैं, जिससे बालक का मस्तिष्क भी जो है विकसित होने लग जाता है, सामाजिक विकास भी बच्चे का होने लग जाता है। दुखद संवेग जो है क्रोध करने से आता है। क्रोध करोगे किसी पर तो दुख होता है, या फिर किसी चीज़ से डर जाते हो तब भी आपको दुख होने लग जाता है, दुखी हो जाते हो। ईर्ष्या करते हो किसी से भी तो आपको जलन होती है और आप दुखी रहते हो। तो इस प्रकार जो है क्रोध, भय, ईर्ष्या ऐसे जो संवेग हैं वो दुख प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे बालक का मानसिक और सामाजिक विकास रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के संवेगों को हम क्या कहते हैं, दुखद संवेग। तो हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए हमको सुखद संवेग जरूरी हैं, जबकि दुखद संवेग हमारे मानसिक और सामाजिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि ये दुखद संवेग माने जाते हैं। अब मैकडूगल की मैं बात करूं तो मैकडूगल नामक एक मनोवैज्ञानिक था, उसने संवेगों के जो है प्रकार बताए हैं। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग और उनके मूल प्रवृत्तियां। तो संवेग क्या होते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, आश्चर्य, आमोद, स्वामित्व, वात्सल्य, घृणा, ये सभी क्या हैं, संवेग हैं। जबकि इनके सामने मैंने इनकी मूल प्रवृत्तियां लिखी है। मूल प्रवृत्ति का मतलब जिनके कारण ये संवेग पैदा होते हैं। ठीक है, तो संवेग जब ये पैदा हो जाते हैं तो उनसे मनुष्य को क्या करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो उनको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। तो मनुष्य में 14 संवेग यहाँ पर बताए गए हैं। तो 14 संवेगों के बारे में बात करूँगा और उनकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए, 14 प्रकार के संवेग बताए। पहला संवेग जो है क्रोध है। यहाँ पर संवेग लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनकी मूल प्रवृत्तियाँ, फिर इधर संवेग, फिर इधर इनकी मूल प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पर ऐसे ही पूछा जाएगा कि क्रोध जो है ये क्या है, संवेग है या मूल प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना है संवेग है। तो संवेग कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया अभी, क्रोध, भय, आश्चर्य, आमोद, भूख, स्वामित्व, वात्सल्य, घृणा, और ये सभी जो हैं संवेग माने जाते हैं। आत्महीनता, कामुकता, घृणा, एकांकीपन, कृति भाव और करुणा, आत्माभिमान, तो ये हो गए संवेग। इनके कारण मूल प्रवृत्ति पैदा होती है। अब देखिए, क्रोध जो है किसी व्यक्ति को आएगा तो उसकी क्या होगी, युद्ध लड़ने की इच्छा होगी, जिसे हम युयुत्सा बोलते हैं। युयुत्सा, इस शब्द का मतलब होता है युद्ध लड़ने की इच्छा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध लड़ने की इच्छा। तो जब मनुष्य को क्रोध आएगा तो उस व्यक्ति से लड़ने की कोशिश करेगा। क्रोध आने के बाद उसको युद्ध लड़ने की इच्छा होगी, अर्थात मूल प्रवृत्ति जो है इसकी क्या हो जाएगी, युयुत्सा। तो क्रोध क्यों आता है, युयुत्सा के लिए क्रोध आता है। तो मूल प्रवृत्ति क्या हो गई इसकी, युयुत्सा।
क्रोध एक संवेग है। दूसरी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, दूसरा संवेग है यहाँ पर भूख। भूख की मैं बात करूं तो भूख एक संवेग है। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसका जो है मूल प्रवृत्ति क्या है, वो भोजन की खोज में निकल पड़ता है। तो उसको भोजन की तलाश रहती है, तो भोजन का अन्वेषण करने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं भोजनान्वेषण। मतलब भोजन की अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज। तो भोजन प्लस अन्वेषण, दो शब्दों से भोजनान्वेषण बना है। तो भोजन का अन्वेषण करने के लिए मनुष्य जो है उत्सुक होने लग जाता है जब उसको भूख लगती है। तो दूसरा संवेग मैंने बताया भूख, और उसका मूल प्रवृत्ति क्या हो गई, भोजनान्वेषण। तीसरी मैं बात करूं संवेग की, तो तीसरा संवेग है भय, और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। जब व्यक्ति को डर लगने लगता है तो उस जगह से व्यक्ति जो है पलायन कर जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति को डर लगता है तो उस जगह से वो दूर हटने का प्रयास करेगा, उस जगह से जाने का प्रयास करेगा। तो मूल प्रवृत्ति क्या हो गई इसका, पलायन। भय के कारण क्या होने लग जाता है, पलायन। तो भय हो गया संवेग और पलायन हो गया मूल प्रवृत्ति। अगली मैं बात करता हूँ स्वामित्व। अब देखिए संवेग है स्वामित्व। अब स्वामित्व के कारण क्या है, व्यक्ति जब स्वामी बन जाएगा कोई चीज़ का, जैसे पहले राजा महाराजा वो स्वामी होते थे, तो उस समय क्या था, उनको संग्रह करने की इच्छा रहती थी, हर चीज़ को संग्रह करते थे, धन पैसा रुपया आदि सभी को संग्रह करते थे। तो कोई व्यक्ति जब स्वामी बन जाएगा, जब उस पर स्वामित्व आ जाएगा, मतलब वो खुद क्या बन जाएगा, किसी चीज़ का स्वामी बन जाएगा, तो वो संग्रह करने की कोशिश करेगा, किसी चीज़ को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो स्वामित्व एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति संग्रहण है। अगला हम बात करें संवेग, आश्चर्य एक संवेग है। इस आश्चर्य के कारण क्या होती है, जब किसी को कोई चीज़ का आश्चर्य होता है तो जानने की इच्छा करता है कि ये किसकी वजह से आश्चर्य हुआ है। तो आश्चर्य जो है वो जिज्ञासा पैदा करता है इस शरीर में। ठीक है, तो आश्चर्य की वजह से हमको जिज्ञासा आती है। तो जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। अगला संवेग है यहाँ पर वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है अपने बच्चों से प्रेम, माता पिता का अपने बच्चों से जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य एक संवेग होता है जो माता पिता में उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है, बच्चे अर्थात पुत्र की इच्छा जो है माता पिता को होती है। तो वात्सल्य से क्या, वात्सल्य की जो मूल प्रवृत्ति, माता पिता में वात्सल्य भाव क्यों आता है, क्योंकि उनको पुत्र की इच्छा होती है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए। अगले हम बात करते हैं सातवें संवेग की, आमोद। आमोद का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, प्रसन्न होना। तो आमोद के वजह से क्या आता है, ह्रास आता है। ह्रास का मतलब प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। तो आमोद से क्या आता है, ह्रास आती है, हंसी आती है। ठीक है, आमोद रहेगा, आदमी जब प्रसन्न रहेगा तो उसको हंसी आएगी, हास। ठीक है, आमोद की मूल प्रवृत्ति क्या है, ह्रास। घृणा की मैं बात करूं तो घृणा जो है व्यक्ति की जो है संवेग है घृणा। घृणा की वजह से निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब जो है व्यक्ति उससे दूर रहने का प्रयास करेगा। ठीक है, उससे छुटकारा पाने का कोशिश करेगा। तो घृणा से व्यक्ति में क्या आती है, मूल प्रवृत्ति निवृत्ति आती है। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ, अगला संवेग है यहाँ पर आत्महीनता। जब व्यक्ति को आत्महीनता होती है तो व्यक्ति में दैन्यता आती है। मतलब जब व्यक्ति जो है दया भाव नहीं करता है, आत्महीनता हो जाती है, मतलब व्यक्ति में जो है बिल्कुल दया भाव नहीं रहता है, उसको कंडीशन को हम आत्महीनता कहते हैं। तो आत्महीनता के कारण दैन्यता आती है। तो दैन्यता का मतलब होता है यहाँ पर, आत्महीनता का मतलब होता है यहाँ पर दया भाव आना। ठीक है, आत्महीनता जब व्यक्ति में आती है तो उससे दैन्यता आती है, दैन्य व्यक्ति हो जाता है। दैन्य का मतलब उसको दया भाव आने लग जाता है। तो आत्महीनता के कारण दैन्यता आती है। अगली मैं बात करता हूँ एकांकीपन। जब व्यक्ति, ये एकांकीपन क्या है, संवेग है। तो ये ध्यान रखना, संवेग कौन सा और उसकी मूल प्रवृत्ति कौन सी, यही पूछा जाता है। आत्महीनता की जो मूल प्रवृत्ति है वो होती है दैन्यता। ठीक है, तो आत्महीनता के कारण दैन्यता मूल प्रवृत्ति आती है। एकांकीपन का मतलब होता है जब व्यक्ति अकेला होता है तो उस समय वो चाहता है कि उसके पास ग्रुप होता, समूह में वो रहता। तो एकांकीपन की वजह से व्यक्ति को सामूहिकता की इच्छा आती है, मतलब वो समूह में रहने की जो है इच्छा करता है। तो एकांकीपन की वजह से मूल प्रवृत्ति क्या होती है, सामूहिकता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकांकीपन और सामूहिकता में कौन सी मूल प्रवृत्ति है और कौन सा संवेग है। तो एकांकीपन एक संवेग है क्योंकि इसकी वजह से ही सामूहिकता की जो है इच्छा होती है। ठीक है, तो एकांकीपन तो संवेग हो गया और सामूहिकता जो है इसकी मूल प्रवृत्ति हो गई। 11वां संवेग है यहाँ पर कामुकता। कामुकता का मतलब होता है काम भावना आना। ठीक है, तो काम भावना का मतलब होता है सेक्स की प्रवृत्ति होना, मतलब सेक्स की इच्छा करना। तो कामुकता जो आती है मनुष्य में, उसकी वजह से काम प्रवृत्ति की इच्छा करता है, मतलब सेक्स करने की जो है सेक्स करने की व्यक्ति कोशिश करेगा।
तो यहाँ पर कामुकता की वजह से क्या आती है, काम वृत्ति आती है। कामुकता का मतलब आपको समझ में आ गया। कामुकता यहाँ पर संवेग है और काम वृत्ति जो है इसकी मूल प्रवृत्ति यहाँ पर हो जाती है। कामुकता और काम वृत्ति में से कौन सी मूल प्रवृत्ति है, काम वृत्ति इसकी मूल प्रवृत्ति है, कामुकता संवेग हो गया। ठीक है, तो कामुकता की वजह से ही काम प्रवृत्ति आती है। तो मेन टारगेट क्या है, काम वृत्ति। तो काम वृत्ति जो आती है वो किसकी वजह से आती है, कामुकता की वजह से। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कृति भाव की मैं बात करूँ तो कृति भाव जो आता है, कृति का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना। ठीक है, तो रचना जो की जाती है, कृति भाव जब व्यक्ति में आ जाता है, जैसे मान लो लेखक जो होते हैं उनमें कृति भाव होता है, इस वजह से कोई चीज़ की रचना कर पाते हैं, इस वजह से उनमें रचनात्मकता आती है। तो रचनात्मकता इनका टारगेट हो गया, अर्थात कृति भाव की वजह से क्या आती है, उनमें रचनात्मकता आती है। तो मूल प्रवृत्ति हो गई रचनात्मकता। 13वां संवेग यहाँ पर है, मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताए उनमें 13वां संवेग कौन सा है, उनमें 13वां संवेग हो गया यहाँ पर करुणा। तो करुणा की मैं बात करूँ तो करुणा का मतलब होता है किसी चीज़ पर दया। तो दया जब व्यक्ति को आती है तो जैसे व्यक्ति को जो है करुणा कब आएगी, जैसे कोई व्यक्ति की शरण में आता है तो शरणागति के लिए व्यक्ति में करुणा आ जाती है। तो करुणा भाव कब आता है, जब कोई शरणागति में आता है। तो ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति क्या हो गई, शरणागति, और करुणा क्या हो गया उसका संवेग। तो व्यक्ति में करुणा के कारण क्या आती है, शरणागति आती है। शरण में आए हुए की व्यक्ति तब रक्षा करेगी। जब व्यक्ति में करुणा भाव होगा तब वो शरणागति की रक्षा करने की कोशिश करेगा। 14वां संवेग है यहाँ पर आत्म अभिमान। आत्म अभिमान मतलब जब व्यक्ति में आत्म अभिमान होगा तो वो गौरव महसूस करता है। आत्म अभिमान मतलब एक तरह से स्वाभिमान। तो व्यक्ति जो है गौरव महसूस करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आत्महीनता के कारण जो है व्यक्ति में दैन्यता आती है, जबकि आत्माभिमान के कारण व्यक्ति में गौरव महसूस होता है। तो 14 मैंने आपको ये संवेग बताए हैं, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। क्रोध के कारण युत्सा आती है, युद्ध करने की इच्छा होती है जब व्यक्ति को क्रोध आता है। भूख के कारण व्यक्ति भोजन की तलाश में जाने की कोशिश करेगा। जब व्यक्ति को डर लगेगा तो वो पलायन करने की कोशिश करेगा। स्वामित्व के कारण व्यक्ति स्वामी जब बन जाएगा तो संग्रह करने की कोशिश करेगा। और आश्चर्य के कारण उसको जिज्ञासा आएगी, उस चीज़ को जानने की इच्छा होगी। वात्सल्य के कारण जो है उसको पुत्रेच्छा की प्राप्ति की कोशिश करेगा। आमोद जब होगा तो ह्रास आएगा, उसको हंसी आएगी। और घृणा के कारण व्यक्ति में निवृत्ति, उस चीज़ से छुटकारे की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। आत्महीनता के कारण व्यक्ति में क्या आती है, दैन्यता आती है। और जो है व्यक्ति एकांकीपन में जब रहेगा तो उसको सामूहिकता की जो है इच्छा रहेगी। जब व्यक्ति कामुकता में रहेगा अर्थात उसको सेक्स करने की इच्छा होगी तो वो काम वृत्ति अर्थात सेक्स करने की कोशिश करेगा। तो कृति भाव जब व्यक्ति में आएगा तो रचनात्मकता की ओर जाएगा, रचना करने की कोशिश करेगा। जब व्यक्ति को करुणा आएगी तो वो शरणागति की रक्षा करने की कोशिश करेगा। जब व्यक्ति में आत्माभिमान होगा तो उसको गौरव महसूस होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है 14 आपकी जो है मूल प्रवृत्तियाँ हो गई और 14 ही उसके संवेग। आत्माभिमान के कारण क्या आता है, गौरव आता है। करुणा के कारण शरणागति आती है। तो ये मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। तो संवेग जो है मानव व्यवहार को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे व्यवहार के लिए अथवा कार्यों के लिए संवेग बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक व्यवहार माने जाते हैं। तो संवेग से क्या होता है, व्यक्ति में गति आती है, तेजपन आता है, तेज होने लग जाते हैं सभी काम। जैसे गुस्सा आता है कि जैसे गुस्से की मैं बात करूँ तो गुस्से के कारण व्यक्ति बहुत जो है तेज़ गति से काम करने लग जाएगा, गुस्सा आएगा, जल्दी जल्दी कोई काम करेगा। तो संवेग मानव के व्यवहार में कहलाता है गति प्रदान करता है, उत्तेजित हो जाएगा व्यक्ति संवेग की वजह से। इसलिए हमारे व्यवहार के लिए अथवा कार्यों के लिए संवेग अति आवश्यक व्यवहार माने जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के लिए संवेगों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। मतलब एक सफल व्यक्ति जो है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है, अर्थात उसको संवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो एक सफल व्यक्ति को जो है संवेगों पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संवेग जैसे गुस्सा, भय, डर जो है ये संवेग होते हैं। और हंसी, खुशी, आमोद और यहाँ पर जो है घृणा, ये सभी क्या होते हैं, संवेग होते हैं। इन पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सफल व्यक्ति को। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाल्यावस्था में विकास। देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था में विकास की मैं बात करूँ तो बाल्यावस्था में विकास जो है उसकी बात करेंगे। तो बाल्यावस्था जो है 5 से 6 वर्ष से लेकर के 12 साल तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। 5-6 साल का जब बालक हो जाता है
तब से लेकर के 12 साल तक का बालक जब तक होता है तो उस अवस्था को हम बाल्यावस्था की अवस्था कह देते हैं। अब बाल्यावस्था के कई उपनाम हैं, जैसे टोली की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा टोली बनाकर रहता है, अपने साथ के लड़कों के साथ घूमता है, तो इसको टोली की अवस्था कह देते हैं। खेलों की अवस्था भी इसको कहते हैं। बच्चा इस समय जो है खेलों में ज़्यादा रुचि रखता है, खेलने की कोशिश करता है, खेलों में ज़्यादा जो है वो रुचि रखता है, इस वजह से खेलों की अवस्था। निश्चिंतता की अवस्था कहते हैं, व्यक्ति इसमें जो बच्चा है वो निश्चिंत रहता है, किसी भी चीज़ के प्रति डेफिनेट रहता है। अनोखा काल भी इसको कहा जाता है। ये एक अनोखा काल होता है, क्योंकि ये बाल्यावस्था बार बार नहीं आती है। एक बार निकलने के पश्चात बाल्यावस्था दोबारा जीवन में कभी नहीं आती है, तो ये अनोखा काल हो गया। निर्माणकारी अवस्था, बच्चा जो है कोई चीज़ जैसे बच्चे को दे देते हैं तो उनसे बनाने की कोशिश करेगा। जैसे लकड़ी दिया तो लकड़ी की गाड़ी बनाने की कोशिश करेगा, या पर ऐसी सामग्रियाँ उनको देते हैं बच्चे को तो वो किसी चीज़ का निर्माण करने की कोशिश करने लग जाता है। तो यहाँ पर इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी हम कह देते हैं। मंद परिवर्तन काल भी इस बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बहुत धीमे गति से इसमें जो है बच्चे में विकास होता है, परिवर्तन आते हैं, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। इस वजह से इस बाल्यावस्था को मंद परिवर्तन की अवस्था भी कह देते हैं। बाल्यावस्था 5-6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक के बालकों में होती है बाल्यावस्था। अब इस अवस्था के उपनाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। निम्न में से किस अवस्था को टोली की अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था को। खेलों की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। निश्चिंतता की अवस्था बाल्यावस्था। अनोखा काल बाल्यावस्था। निर्माणकारी अवस्था बाल्यावस्था। और मंद परिवर्तन काल भी बाल्यावस्था को कहते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी है बाल्यावस्था की, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्राइड की बात करता हूँ। फ्राइड कहता है कि बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। तो फ्राइड कहता है कि बालक जब निर्माण करने लग जाता है किसी भी चीज़ का, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है, ये बात बताई फ्राइड ने। अगली हम बात करते हैं कॉल एंड ब्रुश की बात करूं तो कॉल एंड ब्रुश ने क्या बताया कि बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कॉल एंड ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। किलपैट्रिक की मैं बात करूं तो किलपैट्रिक क्या कहता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने बताया बाल्यावस्था को? किलपैट्रिक के द्वारा। प्रतिद्वंदात्मक अर्थात यहाँ पर किल का मतलब होता है मारना, और प्रतिद्वंद से क्या होता है? यहाँ पर द्वंद होने लग जाता है, युद्ध में क्या होता है? मरता है व्यक्ति। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हो, इस परिभाषा को आप। किलपैट्रिक ने क्या बताया? बाल्यावस्था प्रतिद्वंद की एक सामाजिकरण की एक अवस्था मानी जाती है। ठीक है। रॉस के अनुसार क्या बताया गया है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मतलब इस अवस्था में पूर्ण परिपक्वता नहीं आती है, मतलब मिथ्या परिपक्वता आती है। पूर्ण रूप से जो है मैच्योर नहीं होता बच्चा, फाल्स मैच्योर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होकर के फाल्स रूप से अर्थात झूठे रूप से वह परिपक्व होता है, मतलब नॉर्मल परिपक्वता आती है। तो रॉस ने क्या बताया? रॉस ने बताया कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। स्ट्रेंग ने क्या बताया कि 10 वर्ष की अवस्था तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता है। मतलब 10 साल का जब बालक हो जाता है, 10 साल तक की अवस्था का, तो ऐसा कोई खेल नहीं बचता जिसे बालक ने नहीं खेला हो। तो ये परिभाषा बताई स्ट्रेंग ने। तो स्ट्रेंग के अनुसार 10 साल तक का बालक जो है ऐसा कोई खेल नहीं छोड़ता जो उसने नहीं खेला हो। तो ये जो है बाल्यावस्था की परिभाषा फ्राइड ने बताई कि बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था। कॉल एंड ब्रुश के अनुसार बाल्यावस्था जीवन के अनोखा काल। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। और बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था रॉस के द्वारा बताया गया। स्ट्रेंग के अनुसार 10 साल का बालक जो होता है ऐसा कोई खेल नहीं छोड़ता जिसे नहीं खेला हो उसने। अब बाल्यावस्था में जो है विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो बाल्यावस्था में विकास की विशेषताएं होती हैं कि बाल्यावस्था में बालक में कैसे विकास होता है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की मैं बात करूंगा। तो पहली मैं विशेषता की बात करता हूं बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम होते हैं। मतलब बालक में बाहरी रूप से हम देखें तो बाहरी रूप से परिवर्तन जो है बाह्य रूप से बालक में परिवर्तन कम होते हैं, तथा आंतरिक परिवर्तन अधिक होने लग जाते हैं, इसलिए इसको मंद परिवर्तन काल कहते हैं। मतलब बच्चे में बाहर से आप देखोगे तो बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अंदर शरीर के अंदर के परिवर्तन बच्चे में बहुत जो है अधिक होने लग जाते हैं। मतलब बाहर से देखते हैं परिवर्तन बहुत कम होते हैं, इस वजह से ही इसको हम मंद परिवर्तन काल के नाम से जानते हैं। अंदर के परिवर्तनों पर आपको ध्यान नहीं देना, बाहर के परिवर्तनों से ही आपको बाल्यावस्था के बारे में पता लगाना है। तो बाह्य परिवर्तन आप देखोगे तो उससे बालक में जो है ऐसा लगता है कि मंद परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि बाहरी रूप से परिवर्तन बच्चे में कम होते हैं, इस वजह से इसको बाल्यावस्था को मंद परिवर्तन काल भी कह देते हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है, लगभग जो है 350 तक हड्डियां बच्चे में हो जाती हैं।
बाल्यावस्था में हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बाद में धीरे धीरे जो है बच्चों में हड्डियाँ आपस में जॉइंट होने लग जाती है, जुड़ने लग जाती हैं, जिससे बाद में कम होने लग जाती हैं। बाल्यावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों के वजन का कुल वजन का जो है जो मांसपेशियों का वजन होता है वो कुल वजन का 27 से 28% होता है। तो बाल्यावस्था का जब प्रारंभ होता है तो उस समय मांसपेशियों का वजन कुल वजन का लगभग 27 से 28%, मतलब शरीर में जितना वजन है तो उसका 27 से 28% मांसपेशियों का वजन शरीर में होता है। जैसे व्यक्ति में जो है बाल्यावस्था में बालक में मान लीजिए 30 किलो वजन है तो उसका 27 से 28% आप निकाल लीजिए, उतना मांसपेशियों का वजन बच्चे में होगा। उत्तर काल का मतलब होता है बाल्यावस्था के बाद तक 30% तक भी ये हो सकता है। जब बाल्यावस्था की समाप्ति होने वाली होती है और उस समय जो है उसको उत्तर काल बोल देंगे हम। तो बाल्यावस्था का उत्तर काल का मतलब जब बाल्यावस्था ख़त्म होने वाली होती है तो उस समय तक 30% तक भी मांसपेशियों का वजन हो सकता है। अगली हम बात करें बाल्यावस्था की विशेषता की, तो बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होने लग जाते हैं और स्थायी आने लग जाते हैं। जैसे दूध के दांत गिर जाते हैं, निकल जाते हैं और उसके बाद स्थायी दांत बच्चे में आने लग जाते हैं, मतलब जो अस्थायी चिन्ह होते हैं वो गायब होने लग गए और स्थायी उसकी जगह पर आने लग गए। अगली बाल्यावस्था की विशेषता की मैं बात करता हूँ। इस अवस्था में लगभग 75% बौद्धिक क्षमताओं का विकास होने लग जाता है। तो 75% बच्चे में बौद्धिक क्षमताएं विकसित होने लग जाती हैं तथा बालक में मूर्त चिंतन पैदा होने लग जाते हैं। पलट कर जवाब देना यानी पलटा भी चिंतन विकसित हो जाता है। कोई भी चीज़ बालक को हमने जैसे कुछ कहा बालक से तो उसका पलट कर जवाब देने लग जाएगा बालक, तो उस वजह से उसको हम पलटा भी चिंतन कहते हैं। तो पलटा भी चिंतन बच्चे में इस अवस्था में बाल्यावस्था में विकसित होने लग जाता है। आप बालक में जैसे थप्पड़ मारोगे तो बालक उसके जवाब में आपको थप्पड़ मारने लग जाएगा, मतलब बालक में पलट कर जवाब देने लग जाएगा किसी भी चीज़ का इस बाल्यावस्था वाली अवस्था में। तो बालक संक्रियाएँ करने लग जाएगा इसमें, और गणना या कैलकुलेशन भी इस अवस्था में वो करने लग जाता है। और 9 वर्ष आते आते जो है तर्क करना भी वो तार्किक रूप से बच्चा सीख जाता है। तो ये अवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था। इसमें 75% बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, पलटा भी चिंतन बच्चे में हो जाता है, मूर्त चिंतन भी बच्चे में पैदा हो जाता है, पलट कर जवाब देने लग जाता है बच्चा, और बालक संक्रियाएँ भी करने लग जाता है, कैलकुलेशन या गणना जैसी चीज़ों को भी सीख जाता है। और 9 साल तक आते आते वो तर्क करना भी बच्चा सीख जाता है, तर्कपूर्ण जवाब देने लग जाता है। बाल्यावस्था में बालक रंगों की पहचान आसानी से कर लेता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता बाल्यावस्था की। तो बालक रंगों की पहचान करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक या बालिकाएं जो होती हैं समलिंगी के साथ ही समूह बनाते हैं और मित्रता रखते हैं, मतलब लड़का है तो लड़कों के साथ मित्रता रखेगा, लड़की है तो लड़कियों के साथ मित्रता रखेगी। मतलब बालक जो है वो बालकों के साथ ही मित्रता रखेगा, बालिकाएं बालिकाओं के साथ ही मित्रता रखती हैं। तो बाल्यावस्था में समलिंगी के साथ ही समूह बनाते हैं और उनके साथ ही बच्चा बाल्यावस्था में मित्रता रखने की कोशिश करता है। खेल के मैदान में बालक का अधिक समय निकल जाता है। खेल के मैदान में बालक अधिक समय गुजारता है बाल्यावस्था में, और वहीं से वह सामाजिकरण का पाठ पढ़ने लगता है। तो समाज के बारे में बच्चा जो है खेल के मैदान से ही सीखने लग जाता है। तो बाल्यावस्था में जो बालक है वो खेल के मैदान में बालक का जो अधिक समय है वहाँ खर्च होता है और वहीं से सामाजिकरण का पाठ वो पढ़ने लग जाता है। बाल्यावस्था में बालक झूठ बोलना सीख लग जाता है, चोरी करना जैसे व्यवहार भी करता है। तो बाल्यावस्था में बालक झूठ बोलता है और चोरी करता है, ये जैसे व्यवहार हैं बाल्यावस्था में बालक में पाए जाते हैं। अगली विशेषता है बाल्यावस्था की, इस अवस्था में बालक खेल आधारित कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने लग जाता है। अधिकतर समय वो खेलों में ही गुजारने लग जाता है, मतलब बालक जो है खेल वाले जो कार्य होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से करने लग जाता है और अधिकतम जो है समय है वो खेलों में ही बच्चा गुजारने लग जाता है। अगली जो विशेषता है बाल्यावस्था की वो है बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा जो है बालिकाओं के शरीर में अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर होने लग जाती है। मतलब बाल्यावस्था में लड़कियों में ज़्यादा विकास होने लग जाते हैं लड़कों की तुलना में, तो बालिकाओं में जो है उनके शरीर में जो है अधिक वृद्धि जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस अवस्था के लोग संवेगों के दृष्टिकोण से जो है क्षणिक संवेग प्रदर्शन करने लगते हैं और नियंत्रण की उच्चतर विशेषता वाले होते हैं। तो इस अवस्था के लोग जो होते हैं बाल्यावस्था के बच्चे, तो संवेगों के दृष्टिकोण से जो है क्षणिक संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, मतलब बहुत थोड़े संवेग उनमें देखने को मिलते हैं बाल्यावस्था में बालक में, और उन पर नियंत्रण जो है वो आसानी से कर लेते हैं। तो संवेगों के दृष्टिकोण से क्षणिक संवेगों का प्रदर्शन करेंगे, बहुत कम संवेगों का प्रदर्शन करते हैं और नियंत्रण उनमें बहुत ज़्यादा रखने की क्षमता होती है, अपने कंट्रोल करने की उनमें क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब नियंत्रण की उनमें बहुत ज़्यादा विशेषता पाई जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चों को गुस्सा कम आता है और उन पर कंट्रोल करने की क्षमता भी जो है संवेगों पर ज़्यादा होती है।
पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों का काल कहते हैं, क्योंकि बालक को इस अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था जो है उसमें बालक को खिलौने ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वजह से इसको खिलौनों का काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक खिलौनों के साथ अधिक समय गुजारता है। जबकि खिलौनों की अवस्था हम शैशव अवस्था को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। खिलौनों की अवस्था आपको पूछी जाए तो वो है शैशव अवस्था, ठीक है, शैशव अवस्था। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पूर्व बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था से पहले कौन सी अवस्था थी, शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था को हम खिलौनों की अवस्था कहते हैं और खिलौनों का काल पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था का उद्देश्य जो है वो निरुद्देश्य भ्रमण, अर्थात बालक का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बालक अपने आप ही जो है बिना उद्देश्य के घूमता रहता है इधर उधर, तो इसको हम कहते हैं बालक निरुद्देश्य जो है भ्रमण करने की जो है उसमें अवस्था पाई जाती है। अपने आप खेलने लग जाता है बालक, इधर उधर घूमने लग जाता है, तो बिना उद्देश्य कि वो इधर उधर भ्रमण करने लग जाता है, तो बाल्यावस्था में बालक निरुद्देश्य भ्रमण करने लग जाता है। अगली विशेषता है बाल्यावस्था की, इस अवस्था में बालकों में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा बेकार की वस्तुओं को बालक एकत्रित करके रखने लग जाता है। मतलब बालक संग्रहण की प्रवृत्ति इस अवस्था में ज़्यादा रखता है। कोई भी चीज़ बालक को मिलती है तो उसको जो है एकत्रित करके अपने पास रखता जाता है। तो बालक जो है बेकार की चीज़, जैसे मान लो उसको कोई रास्ते में पड़ी हुई चीज़ मिली तो उसको इकट्ठी करके अपने घर ले आता है, कोई बेकार की चीज़ें मिली उनको इकट्ठा करके रख लेता है। तो बालक में संग्रहण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ज़्यादा पाई जाती है। अगली मैं यहाँ पर बात करूँ किशोर अवस्था की, तो बाल्यावस्था की मैंने बात कर ली। यहाँ पर 5-6 साल से लेकर के जो है 9-10 साल तक का जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में होता है। तो 5-6 साल से आपको ध्यान रखना है। तो 5-6 साल से लेकर के लगभग कितने 11-12 साल तक का बालक जो होता है उसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो 5-6 साल से 12 वर्ष तक का बालक में बाल्यावस्था पाई जाती है। तो 5-6 साल से लेकर 12 वर्ष तक का बालक बाल्यावस्था में होता है। अब इसके बाद की अवस्थाओं की मैं बात करता हूँ किशोर अवस्था की। तो किशोर अवस्था 12 साल से लेकर के 18-19 साल तक बच्चे में रहती है। तो किशोर अवस्था का विकास कैसे होता है, तो इसके बारे में भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बात करता हूँ मैं, किशोर अवस्था 12 से 18-19 साल तक बच्चे में रहती है। अब इसके कुछ उपनाम है किशोर अवस्था के, टीनेज स्टेज के। किशोर अवस्था का मतलब टीनेज स्टेज में अब जब बालक किशोर बन जाता है, तो किशोर अवस्था को इंग्लिश में हम टीनेज के नाम से भी जानते हैं, टीनेज, ठीक है। तो टीनेज किस अवस्था को कहते हैं, टीनेज जो है किशोर अवस्था को ही इंग्लिश में बोला जाता है। एडोलेसेंस भी इसको कहते हैं, साइंस की भाषा में इसको जो है एडोलेसेंस के नाम से भी कहते हैं किशोर अवस्था को, एडोलेसेंस के नाम से भी हम एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस भी इस अवस्था को कहा जाता है। तो बालक जो है इस अवस्था में एडोलेसेंस की अवस्था कह देते हैं। कठिनता काल इसको कहा जाता है, किशोर अवस्था को कठिन काल माना जाता है, बहुत ही कठिन काल है ये बच्चे का। परिपक्वता की इसको अवस्था कहते हैं, मैच्योर इसमें हो जाता है बच्चा, पूर्ण रूप से इसमें नैतिकता आ जाती है बच्चे में, नैतिकता का काल भी इसमें कहते हैं इसको। पूर्ण मानसिक विकास काल भी कहते हैं, पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास हो जाता है, बच्चा दया भाव और स्नेह किसी चीज़ से और नैतिकता बच्चे में आ जाती है, पूर्ण मानसिक रूप से विकसित हो जाता है। आत्मसम्मान की अवस्था भी बच्चे में आ जाती है, आत्मसम्मान को महसूस करने लग जाता है। संघर्ष और तूफानों की अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं। तो किशोर अवस्था को संघर्ष और तूफानों की अवस्था कहते हैं। संवेग आवेग तीव्रता काल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि संवेग और आवेग दोनों जो है इसमें इस अवस्था में ज़्यादा आते हैं, इस वजह से इस अवस्था को संवेग और आवेग की अवस्था भी कह देते हैं। तो संवेग आवेग ज़्यादा आने के कारण संवेग आवेग तीव्रता काल भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। अगली जो है यहाँ पर पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था, तो इसमें बच्चा जो है किशोर अवस्था में पूर्ण रूप से उसमें सामाजिकरण का जो है विकास हो जाता है और समाज की चीज़ों को जानने लग जाता है, इस वजह से इसको पूर्ण रूप से समाजीकरण की अवस्था भी कहते हैं। तो किशोर अवस्था पूर्ण समाजीकरण की अवस्था कहलाती है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीनेज इसको कहते हैं, एडोलेसेंस भी किशोर अवस्था को कहते हैं, कठिन काल भी इस अवस्था को कहा जाता है, परिपक्वता की अवस्था भी हम किशोर अवस्था को कह देते हैं, पूर्ण रूप से नैतिकता का काल भी इस अवस्था को कहा जाता है, पूर्ण मानसिक विकास काल भी इसको कहते हैं, आत्मसम्मान की इस अवस्था को कहते हैं, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, तूफान आ जाते हैं बच्चे के शरीर में, ज्वार उठने लग जाते हैं, जोश आने लग जाता है उसको। संवेग आवेग जो है इसमें तीव्र रूप से बच्चे में आने लग जाते हैं, इस अवस्था में ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा खुशी मनाता है, ज़्यादा दुख होता है, प्रेम भाव की इच्छा ज़्यादा होने लग जाती है। तो संवेग ज़्यादा जो है इस अवस्था में आने लग जाते हैं, इसलिए इसको संवेगों की तीव्रता काल भी हम कह देते हैं।
पूर्ण रूप से सामाजिकरण बच्चे में हो जाता है तो पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था भी किशोर अवस्था को हम कह देते हैं। किशोर अवस्था विकास के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। एक अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत भी बताया गया है। तो इसके पहले विकास के सिद्धांत की बात करूं, किशोर अवस्था के विकास के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए। पहला अकस्मात। अकस्मात का मतलब होता है अचानक, तो अचानक परिवर्तन आने लग जाते हैं बच्चे में, तो इसको बोलते हैं हम अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत, जो कि स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया 1904 में। ये जो है एडोलेसेंस पुस्तक जो लिखी थी इसने स्टैनली हॉल ने, उस एडोलेसेंस पुस्तक में इन्होंने जो है ये अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत दिया 1904 ईस्वी में जो है दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है एडोलेसेंस पुस्तक में। स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान का जनक भी इसको कह देते हैं। किशोरों के विकास के बारे में इसने बताया था, इसलिए स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस पुस्तक लिखी थी। तो पूछा जाए आपसे किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के अनुसार 11 से 12 साल का बालक जो होता है या बालिका जो होती है, उसमें अकस्मात परिवर्तन आते हैं, मतलब अचानक परिवर्तन आते हैं और वो किशोर और किशोरी बनने लग जाते हैं। मतलब 11-12 साल के बाद बालक में अचानक विकास होने लग जाते हैं, अचानक जो है बच्चे के शरीर में परिवर्तन आने लग जाते हैं और किशोरी बन जाते हैं। लड़का है तो किशोर हो जाएगा और लड़की है तो किशोरी बन जाएगी। तो 11-12 साल के बाद बालक बालिका में परिवर्तन आते हैं। तो ये अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत जो है, मतलब बच्चे में अकस्मात परिवर्तन आएंगे 11-12 साल के बच्चे में, तो इस वजह से इसको हम अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा जो है विकास का सिद्धांत बताया गया बच्चों में, विकास का सिद्धांत क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत। तो किशोर अवस्था का दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने हॉलिंगबर्थ और किंग के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग, ये 3 वैज्ञानिक आपको ध्यान रखने हैं, 3 मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग जो हैं, थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग, इन तीनों के द्वारा क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत दिया गया। थॉर्नडाइक ने दिया, हॉलिंगबर्थ के द्वारा दिया गया और किंग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग, इन तीनों ने क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी परिवर्तन अकस्मात संभव नहीं होता है और परिवर्तन तो क्रमिक रूप से होते हैं, मतलब क्रम से होते रहते हैं, और क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तनों का परिणाम ही जो है किशोर अवस्था होता है। यानी किशोर अवस्था में दिखाई देने वाले जो परिवर्तन होते हैं क्रम से गर्भकाल से शैशवावस्था, बाल्यावस्था के विकास का परिणाम होता है। मतलब सबसे पहले गर्भकाल आता है बच्चे का, उसके बाद बच्चा जो है शैशव बन जाता है, शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है और उसके बाद जो है किशोर बनता है। तो इस प्रकार क्रमिक रूप से बच्चे का विकास होता जाता है। इस वजह से इस सिद्धांत को हम क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग के द्वारा दिया गया। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या बताता है कि बच्चे में अचानक परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन तो बच्चे में क्रमिक रूप से होते जाते हैं। जैसे पहले गर्भकाल से बच्चा शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था में। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग के द्वारा दिया गया। किंग ने क्या बताया? किंग ने बताया कि जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आने लग जाते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था का मतलब जब बाल्यावस्था खत्म होने वाली होती है तो उस अवस्था में किशोर अवस्था के लक्षण बच्चे में दिखने लग जाते हैं, एवं उत्तर किशोर अवस्था में जो है प्रौढ़ अवस्था के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। जब मतलब वो अवस्था खत्म होने वाली होती है तो उससे अगली वाली अवस्था के लक्षण बच्चे में प्रकट होने लग जाते हैं। ये बात किंग के द्वारा बताई गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किंग ने क्या बताई? किंग ने बताया कि किशोर अवस्था में जो बालक में परिवर्तन होते हैं, उससे पहले जो इस अवस्था में बताया कि बालक में जो वर्तमान ऋतु में आने वाले ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में जो है किशोर अवस्था के लक्षण और उत्तर किशोर अवस्था में प्रौढ़ अवस्था के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम किशोर अवस्था को लेकर के। अमेरिका के एक विद्वान था हॉलिंगबर्थ। हॉलिंगबर्थ ने साभोआ द्वीप पर एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में किशोर अवस्था को उसने समझाया। तो साभोआ द्वीप पर उसने अध्ययन किया था, किसने? हॉलिंगबर्थ ने। तो साभोआ द्वीप पर अध्ययन करने के बाद ही इस हॉलिंगबर्थ के द्वारा जो है किशोर अवस्था को अच्छी तरह से समझाया गया। तो साभोआ द्वीप का अध्ययन किसने किया था? साभोआ द्वीप पर जाकर के अध्ययन किया था किशोर अवस्था के बारे में, किसने? हॉलिंगबर्थ ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब किशोर अवस्था की कुछ अवधारणाएं दी गई कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। पहली बात करते हैं हम स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल क्या कहता है इसके बारे में? स्टैनली हॉल कहता है कि किशोर अवस्था संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष और तूफानों की अवस्था बताया। मतलब बच्चे में इस अवस्था में संवेग और आवेग ज़्यादा आते हैं, इस वजह से बच्चा जो है संघर्ष और तूफान बच्चे के शरीर में आते हैं। जैसे गुस्सा ज़्यादा आएगा तो बच्चा ज़्यादा क्रोधित होने लग जाएगा, तो उसमें संघर्ष और तूफान की अवस्था, इस वजह से स्टैनली हॉल ने इसको कहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
किलपैट्रिक क्या कहता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। सबसे कठिन काल किसने बताया? किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को सबसे कठिन काल बताया। वैलेंटाइन कहता है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। मतलब जब किशोरावस्था खत्म होने वाली होती है तो उस अवस्था को हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। तो उत्तर का मतलब बाद। तो किशोरावस्था जब किशोरावस्था खत्म होने वाली होती है तो व्यक्ति घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता रखने लग जाता है। ये बात वैलेंटाइन ने बताई। कॉल्सनिक क्या कहता है कि कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। मतलब जो प्रौढ़ लोग होते हैं उनको किशोर बच्चे जो होते हैं वो अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। जो ये समझते हैं बच्चे कि ये हमको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रहे हैं। तो कॉल्सनिक कहता है कि किशोरावस्था के जो लोग होते हैं वो प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझते हैं और वो समझते हैं कि ये लक्ष्य को हमारे को प्राप्त करने से रोक रहे हैं। ये बात बताई कॉल्सनिक ने। रॉस क्या कहता है कि रॉस के अनुसार जो है किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की जो है स्थापना करते हैं, पोषण करते हैं। मतलब सेवा भाव ज़्यादा होता है इनमें और पोषण की जो है इसमें ज़्यादा जो है आवश्यकता इस अवस्था में होती है। किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं, पोषण करते हैं। ये बात बताई रॉस ने। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। मतलब हमारे देश की वर्तमान की शक्ति किशोर होते हैं और भविष्य की आशा भी हमारे देश की किशोरावस्था के लोग हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बताया कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की आशा है। जर्सील्ड की मैं बात करूँ तो जर्सील्ड क्या बताता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से लेकर निकल कर आई परिपक्वता की अवस्था है। मतलब बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आती है। ये बात किसने बताई थी? जर्सील्ड के अनुसार बाल्यावस्था जो है किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था से निकल कर आई हुई परिपक्वता की एक अवस्था है। हेडो कमेटी के अनुसार 11 से 12 साल का जो बालक होता है और उसके बाद वो बालक बालिकाओं में की नसों में ज्वार उठने लग जाते हैं, जिससे किशोर के नाम से उनको पुकारा जाता है। तो किशोरावस्था मतलब 11-12 साल का जब बालक हो जाता है तो उसकी 12 साल की आयु के बाद बालक के और बालिकाओं की जो नसें होती हैं उनमें ज्वार उठने लग जाते हैं, जिससे किशोरावस्था के नाम से उनको पुकारते हैं। मतलब उनमें करंट सा लगने लग जाता है शरीर में, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगते हैं, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। इस समय यदि सही दिशा दी जाती है बच्चे को तो वो सफलता की ओर जो है अग्रसर होते हैं, तो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हेडो कमेटी क्या कहता है कि 12 साल के बालकों और बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगते हैं, जिससे कि वो किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। हेडो कमेटी की बात ये आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार जो उठते हैं वो बात बताई थी हेडो कमेटी ने। अब किशोरावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको याद रखनी जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएंगी। किशोरावस्था के आते आते किशोर के शरीर में कठोरता आने लग जाएगी, आवाज़ भारी होने लग जाएगी, लैंगिक अंग जो है पूर्ण रूप से विकसित होने लग जाएंगे, किशोरियों में जो है शारीरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं और लैंगिक अंगों का विकास के साथ साथ मासिक धर्म जो है MC पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। इस बात का परिचय जो है होता है कि उनमें परिपक्वता आ चुकी है। जब मासिक धर्म आता है किशोरियों में तो उस समय इससे पता चल जाता है कि वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी हैं। साथ ही उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी, एक विशेष प्रकार की जो है उनसे सुगंध आने लग जाती है और उनमें जो है कौतूहल वो पैदा करती है, कौतूहल पैदा होने लग जाता है और इस कारण से उनमें कई विशेषताएं भी पैदा होने लग जाती हैं। तो विशेष प्रकार की उनमें गंध आने लग जाएगी और कौतूहल पैदा करने लग जाएगी। अब देखिए कुछ विशेषताएं क्या हैं इस अवस्था की। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना जो है ज़्यादा होती है। मतलब किशोरावस्था में किशोर और किशोरी जो है अपने आप के सम्मान की चाह रखने लगते हैं और उसी के सदैव प्रयास भी करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि उनका कोई अपमान करे, तो उनमें आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में ज़्यादा होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आत्मसम्मान की भावना का विकास इस अवस्था में हो जाता है। आत्म सुरक्षा की भावना मतलब बालक इस अवस्था में ये समझता है कि मैं अपनी स्वयं की सुरक्षा खुद कर लूँगा। तो स्वयं की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रकार से जब किशोर किशोरी सोचने लग जाते हैं या फिर उस दिशा में व्यवहार करते हैं तो यह आत्म सुरक्षा का प्रबल भाव हो जाता है। आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो बच्चे जो है इस अवस्था में क्या सोचने लग जाते हैं कि अब उनको जो है अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाएंगे और सोचेंगे कि अब उनको नौकरी लगना ज़रूरी है या फिर कोई व्यवसाय उनका आ जाए जिससे कि वो भविष्य में सुरक्षित हो जाएं। तो आर्थिक सुरक्षा वो चाहते हैं। तो मतलब किशोर किशोरी इस अवस्था में वर्तमान के साथ ही भविष्य को लेकर भी सोचना शुरू कर देते हैं एवं अपने व्यवसाय या सेवा कार्य की दिशा में सोच शुरू हो जाती है। आर्थिक सुरक्षा आ जाएगी। अब स्वतंत्रता का भाव इस अवस्था में किशोर किशोरी कोई भी कार्य करते समय स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए बिना किसी के दबाव में जीना सीख जाते हैं। तो स्वतंत्रता का भाव इस अवस्था में
ज़्यादा होता है और दबना किसी से पसंद नहीं करते हैं बच्चे, स्वतंत्रता का भाव उनमें होता है। इस अवस्था में बच्चे में जो है पूर्ण रूप से परिपक्वता आ जाती है। शारीरिक, मानसिक और नैतिक और सामाजिक प्रकार की संपूर्ण परिपक्वता बच्चे में आ जाती है। शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, मेंटली भी वो परिपक्व हो जाता है, मोर्टेलिटी आ जाती है, नैतिकता भी बच्चे में आ जाती है और सामाजिक भी परिपक्वता बच्चे में जो है आ जाती है। दिखावटीपन की मैं बात करूं तो किशोरावस्था के जो लोग होते हैं दिखावा पसंद उनको ज़्यादा होता है। सदैव स्वयं को आकर्षक बनाने, रखने और दिखने का प्रयास करते हैं। मतलब अपने आप को जो ज़्यादा आकर्षक है, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को जो है अच्छा दिखाने का प्रयास भी करते हैं। दिखावटीपन जो है, ढोंग विद्या ज़्यादा होती है, अर्थात भारी दिखावा जो है बच्चों में ज़्यादा पसंद होता है। सेवा भाव की बात करूँ मैं तो किशोरावस्था के लोग सदैव सामाजिक स्तर पर सहयोग एवं सेवा को तत्पर रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा किसी का सहयोग करें और लोगों की सेवा करें, तो सेवा भाव ज़्यादा होता है। वीर पूजा की मैं बात करूं तो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो किशोर अवस्था में व्यक्ति किसी न किसी को अपना आदर्श मान लेता है और उसके लिए एक प्रकार से भगवान होता है, उसी को संपूर्ण व्यवहार को अनुसरण कर लेता है। वीर पूजा का मतलब होता है उसमें जो है किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानने की जो है भावना आने लग जाती है और उसी को अपना आदर्श मान करके भगवान मान लेता है और उसी का जो है अनुसरण करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं वीर पूजा। उसके बाद दिवा स्वप्न की बात करूं, दिन में जो है स्वप्न देखने को हम दिवा स्वप्न कहते हैं। दिन में कोरे स्वप्न देखने लग जाता है। इस अवस्था के जो लोग होते हैं कई प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाते हैं। सदैव कल्पना लोक में वो विचरण करने लग जाते हैं, इनके व्यवहार में प्रकट होने लग जाता है, तो दिन में स्वप्न देखने लग जाते हैं। विषम लिंगी की ओर आकर्षण, तो इस अवस्था में जो होता है किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन विपरीत लिंग वाले जो जैसे किशोर जो है किशोरी की ओर आकर्षित होगा, किशोरी किशोर की ओर, मतलब विपरीत लिंग वालों की ओर आकर्षित अवस्था में होने लग जाते हैं। शारीरिक मानसिक परिवर्तन इस अवस्था में आने लग जाते हैं। नैतिक विकास इस अवस्था में आता है, तो इस अवस्था में किशोर किशोरी सदैव जो है नैतिक आचरणों से परिपूर्ण हो जाते हैं और नैतिकता की दिशा में परिपक्वता व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो मतलब नैतिक विकास का जो है डेवलपमेंट होने लग जाता है। संवेगों में स्थिरता इस अवस्था में आ जाती है, संवेग स्थिर हो जाते हैं। प्रारंभ में संवेग जो है तीव्र होते हैं, उग्र होते हैं, लेकिन तीव्र होते हैं और उग्र होते हैं, परंतु समय के साथ वो स्थिर होने लग जाते हैं। तो जब किशोरावस्था में होता है बच्चा तो उस अवस्था में जो है उसमें बहुत ज़्यादा उग्र और तीव्र संवेग होंगे, लेकिन बाद में संवेग जो है स्थिर होने लग जाते हैं। सेवा भाव और सहयोग की भावना इनमें ज़्यादा होती है। समय समय पर सामाजिक कार्य व्यवहारों में सहयोग करने लगते हैं। सामाजिक कार्य व्यवहार, कार्य और व्यवहार, तो सामाजिक कार्य व्यवहारों में जो है वो सहयोग ज़्यादा करते हैं। विरोधी भावों में पाया जाता है। किशोरावस्था के लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और बिना वजह किसी के भी विरोध में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विरोधी भाव ज़्यादा पाया जाता है किशोरावस्था के लोगों में, क्योंकि किशोरावस्था के जो लोग होते हैं किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और बिना वजह किसी से भी विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो है आपका किशोरावस्था का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूँगा आपकी भाषा के विकास के बारे में और उसके बाद जो है ये पूर्ण रूप से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये PDF जो है आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार इस टॉपिक को और पूरा कर लेते हैं, भाषा का विकास बच्चे में कैसे होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की मैं बात करूं भाषा के विकास के बारे में। देखिए, भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट, मानव जीवन में भाषा का एक विशेष महत्व होता है। आज हम लोग जो है सामाजिक वातावरण के धरातल पर जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें भाषा का विशेषकर योगदान देता है। अर्थात भाषा ही एक उपागम माना जाता है जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं। तो उपागम का मतलब एक माध्यम हो गया जिसके माध्यम से ही हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे। तो यदि हम भाषा नहीं जानते तो हम अपने विचारों को किसी को नहीं प्रदर्शित कर सकते। तो भाषा ही एक उपागम है जिसके द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब दो वैज्ञानिक जो हैं मनोवैज्ञानिक, वो भाषा के बारे में कुछ बातें बोलते हैं। देखिए, स्वीट क्या कहता है कि भाषा विचारों की एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। मतलब हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। तो भाषा ही विचारों को की जो अभिव्यक्ति है उसका माध्यम है, ये बात बताई स्वीट ने। तो स्वीट के अनुसार क्या बताया गया कि भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का क्या है, एक माध्यम है। प्लेटो की मैं बात करूँ तो प्लेटो क्या कहता है कि विचार जो है हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं। मतलब हमारी आत्मा की एक, मूक का मतलब मौन बातचीत होते हैं। विचार हमारी आत्मा में ही पैदा होते हैं और जो है जब ये होठों से बाहर निकलते हैं विचार तो ध्वनात्मक रूप ले लेते हैं, मतलब एक ध्वनि में बदल जाते हैं, आवाज़ पैदा हो जाती है। ऐसे ही हम भाषा कह देते हैं। तो भाषा की इसमें परिभाषा बताइए कि प्लेटो क्या कहता है कि विचार जो है हमारी आत्मा की एक मूक बातचीत है। जब ये होठों पर आते हैं तो ध्वनि का रूप ले लेते हैं, ध्वनात्मक रूप ले लेते हैं। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं।
तो स्वीट क्या कहता है, स्वीट के अनुसार भाषा जो है विचारों की एक अभिव्यक्ति है। हम विचारों को प्रकट करते हैं इस भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति किसने बताया, स्वीट ने। प्लेटो के अनुसार भाषा जो है हमारे आत्मा की मूक बातचीत है। जब ये बाहर होठों से बाहर निकलते हैं तो ध्वनि का रूप ले लेते हैं, इसे हम भाषा कहते हैं। तो स्वीट और प्लेटो ने भाषा की परिभाषा दी। अब हम भाषा की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। भाषा की पहली विशेषता क्या है कि भाषा अर्जित होती है। भाषा को हम इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे शब्दों को पकड़ते हैं, पकड़ करके हम सीखने लग जाते हैं। तो भाषा को अर्जित किया जाता है। भाषा सामाजिक एक उपागम होती है। समाज में जब हम रहते हैं तो सामाजिक व्यवहार से हम भाषा को सीखते हैं। तो सामाजिकरण जो है वो भाषा को पैदा करती है। वातावरण की एक उपज है। वातावरण जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है इस भाषा पर। तो वातावरण की एक उपज भी ये मानी जाती है। भाषा जो है एक परिवर्तनशील होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का स्वतंत्र क्षेत्र स्वरूप जो है स्वरूप क्षेत्र जो है विशेष रूप से जो है ये प्रभावित होता है। विशेष से नहीं, यहाँ पर लिख लेना, एक शब्द रह गया है, विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो भाषा का स्वरूप क्षेत्र एक विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो ये इसके जो है भाषा की विशेषताएं, अर्जित होती है, सामाजिक उपागम है, वातावरण की उपज है, परिवर्तनशील होती है और विशेष रूप से प्रभावित होती है, स्वरूप क्षेत्र इसका। भाषा विकास का मनोविज्ञान क्या कहता है। भाषा विकास का मनोविज्ञान, एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है वहाँ के लोगों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के अनुकरण में से ही उसमें भाषा का विकास होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है वो किसी भी परिवार में जन्म लेता है, किसी भी धर्म के लोगों के परिवार में, जैसे पंजाबी लोगों के वहाँ जन्म लेता है तो पंजाबी भाषा बोलता है। और जो है अन्य जैसे मुस्लिम समुदाय में जन्म लेता है तो जो मुस्लिम भाषा है उसको बोलने लग जाता है। हिंदुओं के जन्म लेता है तो हिंदू वाली भाषा बोलने लग जाता है। तो मतलब जिस परिवार में वो जन्म लेता है वहाँ के लोगों की जो शब्द होते हैं उन्हीं का अनुकरण करके वो भाषा को सीखता है। अब हम बात करें जिज्ञासा की, तो जिज्ञासा जो है इसकी पहली बात करें हम, जिज्ञासा क्या होती है। जब एक बालक अपने परिवारजनों को बोलते हुए देखता है और सुनता है तो उसमें जिज्ञासा पैदा होती है। वो सोचता है कि ये क्या बोल रहे हैं परिवार के लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर क्या जो है शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। उन शब्दों को पकड़ता है, वो एक एक शब्दों को पकड़ने की जिज्ञासा रहती है उसके मन में। तो ये बात भी जो है भाषा के विकास को जो है विकसित करवाता है, जिज्ञासा। उसके बाद बच्चे में क्या आता है, अनुकरण की क्षमता आती है कि परिवारजनों को बातचीत करते हुए जब वो देखता है तो बालक भी जिज्ञासा के द्वारा अनुकरण की जो है प्रवृत्ति के माध्यम से शब्दों को बोलने लग जाता है। तो अपने परिवारजनों को बोलते हुए देखता है तो बालक खुद भी बोलने का प्रयास करता है और उनका अनुकरण करने की जो है कोशिश करता है। अभ्यास की मैं बात करूं तो अभ्यास, बालक अनुकरण के द्वारा जिन शब्दों को सीख जाता है तो उनका अभ्यास करके बालक भाषा का विकास कर लेता है। तो अभ्यास करता रहता है, जैसे वो एक शब्द को सीखा फिर उसका बार बार जो है उसको बोलेगा तो उसमें अभ्यास भी उसका हो जाता है। तीसरा जो है यहाँ पर तीन जो मैंने आपको बताए हैं भाषा के विकास में महत्वपूर्ण बातें, तो मनोविज्ञान की दृष्टि से जिज्ञासा जो है बच्चे में होती है, उसकी वजह से वो भाषा को सीख पाता है अपने परिवारजनों से, अनुकरण से और अभ्यास से। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने, इनके माध्यम से बालक भाषा का जो है विकास कर पाता है। जिज्ञासा, फिर अनुकरण करने लगता है, फिर अभ्यास, इन तीन चीज़ों से अपने परिवार से भाषा सीखता है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ बालक में भाषा विकास के व्यवहारिक सोपान कौन कौन से हैं। सोपान का मतलब होता है पद, चरण, एक तरह से चरण कह देते हैं हम इसको, सोपान या चरण या पद हो गए। तो इसके चरणों की मैं बात करूँगा। भाषा के विकास के चरण पे पहला क्या करता है बच्चा, क्रंदन करने लग जाता है, अर्थात रोने लग जाता है। तो सबसे पहले बालक जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बालक में जो है क्रंदन की क्षमता जो है यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले बालक में कौन सा भाव आएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्रंदन का भाव आता है, अर्थात रोने लग जाता है। रोने के द्वारा ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है या अपने भाव जो है प्रकट करने लगता है। तो बालक में भाषा का विकास जो है कैसे होता है उसके व्यवहारिक रूप से मैं आपको सोपान बता देता हूँ। पहले क्रंदन करने लगेगा बालक, रोने लग जाता है और अपने विचारों को व्यक्त करने लग जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बल बनाने लग जाता है, बल बनाना लग जाता है। तो बल बनाएगा तो 5 से 8 महीने की आयु काल में बल बनाने लग जाएगा बालक। और एक बालक क्रंदन के स्थान पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनि निकालने लग जाता है, जैसे आ, ऊ, ई, ए, ऐसे शब्दों को बोलने लग जाता है, अर्थात बल बनाने लग जाता है। आ, ऊ, ए, मतलब प्रारंभ में स्वरों की ध्वनि को प्रकट करने लग जाता है। आ, ऊ, ई, ए, ऐसे स्वर जो है वो उसके मुंह से निकलने लग जाते हैं 5 से 8 महीने की जब आयु उसकी हो जाती है। तो क्रंदन के बाद बच्चा बल बनाने लगेगा। उसके बाद बच्चे में अनुकरण करने की भावना का विकास होगा।
उसके बाद लगभग 9 से 11 साल का जब बालक हो जाएगा तो उसमें जो है वो अनुकरण करने लग जाएगा, शब्दों को बोलने का प्रयास करेगा और तथा 11 से 12 माह के बीच पहला सार्थक शब्द बोलता है तथा 12 माह का होने लग तक वो 3 शब्दों को बोलने लग जाता है। तो 9 से 11 साल का बच्चा जो होता है उनमें जो है शब्दों को बोलने का वो कोशिश करेगा, लेकिन 11 से 12वें महीने के बीच जो है वो पहला शब्द बोलने लग जाएगा, कोई भी एक शब्द को बोलने लग जाएगा। उसके बाद 12 महीने का जब हो जाएगा तो 3 शब्दों को बोलने लग जाता है। और 16 से 24 साल की आयु का बालक जो होता है वो 2 शब्दों को मिलाकर वे बोलने लग जाएगा और 2 वर्ष की आयु में वह घर परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाएगा, उनके नाम बोलने लग जाएगा, घर की वस्तुओं के नाम भी बोलने लग जाता है। तो जब 16 से 24 महीने का जब बालक हो जाता है तो 2 शब्दों को मिलाकर के बोलने लग जाएगा, जैसे पापा, मम्मी। तो इस प्रकार 2 शब्दों को मिलाकर बोलने लग जाएगा। लेकिन जब पहला 11 से 12 महीने का होता है तो एक ही शब्द को बोलता है और ज़्यादा जो है वो बोल नहीं पाता। 16 से 24 महीने का होता है, जैसे पहले तो बोलता है पा, माँ ऐसे, लेकिन बाद में 16 से 24 महीने का जब हो जाएगा पापा, मम्मी ऐसे शब्दों को 2 शब्दों को मिलाकर बोलने लग जाता है। अगली मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक को जो है 212 से 272 तक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। 2 साल का जब तक बालक होता है तो 212 से लेकर के 272 शब्दों के बारे में वो लगभग जान पाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। 5 वर्ष के बालक को 2070 से 2100 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आपको लगभग ध्यान रख लेने हैं, कई बार जो है इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लगभग 2 साल का बालक जो है 212 से लेकर के 272 तक शब्दों को जान पाता है। 212 से 272 शब्दों का ज्ञान 2 साल की उम्र में हो जाता है। 5 साल की उम्र में 2070 से लेकर के जो है 2100 शब्दों को जान पाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी बालक में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्दकोश भंडार का विकास है, जो उसके भाषा विकास की ठीक तरह से कर पाता है। मतलब बालक में भाषा विकास करना है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण शब्दकोश का भंडार, शब्द उसके विचार आने चाहिए, उसके दिमाग में जब शब्द आने लग जाएंगे तो भाषा को आसानी से वो सीख जाएगा। तो शब्दकोश जब उसका बढ़ जाएगा तो शब्दकोश का भंडार जब आ जाएगा उसके दिमाग में तो आसानी से फिर भाषा बोलने लग जाता है, तो भाषा विकास को ठीक तरह से कर पाता है। तो साथियों, ये आपकी दूसरी PDF भी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी PDF मैं कल बना दूंगा, तो आपको जो है उसको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद उसको भी पढ़ाने लग जाऊंगा। तो 7वां लेक्चर ये कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोज़ मिलती रहें और जो है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें। धन्यवाद।